हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग हेल्थ से अच्छे होंगे, सब लोग मज़े कर रहे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ये हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे थर्ड वीडियो है। फर्स्ट टू वीडियोज़ में सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात किया था बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ के बारे में। देन सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हमारी हेलमिंथिक, प्रोटोजोवन एंड फंगल डिजीज़ के बारे में। ये जो थर्ड वीडियो है, ये जो है इम्पोर्टेंट वीडियो ही मैं बोलूँगा। बाकी जो 2 वीडियोज़ थे वो भी इम्पोर्टेंट ही है। अगर आपने नहीं देखी, अगर आप लोग सीबीएसई के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर जाकर वो वीडियो देखिए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आज की इस वीडियो के बारे में बात करूँ तो हम लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। देखिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है हमारा 24/7 काम कर रहा है। हमें 24/7 जो है फाइट कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगस ये तो हमारे आसपास नॉर्मली प्रेजेंट ही है। हमारी बॉडी में हमारे खुद के सेल्स इतने नहीं है, उससे ज्यादा तो बैक्टीरिया है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है हम लोग शेयर करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो ये तो नॉर्मली प्रेजेंट ही है यार। ये तो तैयार बैठे हैं बीमारियां करने के लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो हमारी बॉडी भी कॉन्स्टेंटली फाइट कर रही है इनके साथ। 24/7 हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, हमें बचा के रख रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ये क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो सबसे पहले आता है कि इम्यूनिटी है क्या, है ना। ये इम्यूनिटी जो है बेटा, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है। एबिलिटी ऑफ बॉडी, किस चीज की एबिलिटी? टू प्रोटेक्ट अस और फाइट अगेंस्ट, किन के अगेंस्ट? टू फाइट अगेंस्ट ऑल फॉरेन बॉडीज। कोई भी बाहर का कुछ भी मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि भाई क्या क्या फॉरेन बॉडीज हो सकती है, बोले बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, हेलमिन्स हो गए, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, कोई भी जो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है सब्सटेंस, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, हमें डिसीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं इम्यूनिटी को डिसीज रेजिस्टेंस भी बोल देता हूँ। अब इम्यूनिटी को जो है हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड। ये देखिए दोनों है क्या। इननेट इम्यूनिटी की मैं बात करूं, जो मेरे पास बर्थ से प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंस बर्थ। अब यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, अगर इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट है बर्थ से, तो यानी कि लाइफ टाइम में बर्थ के बाद जो हम लोगों ने गेन किया है, वो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो मेरा ये इननेट इम्यूनिटी जो है ना, इसको बस लड़ना है। इसको नहीं पता किस वाले टाइप ऑफ बैक्टीरिया या वायरस के साथ कैसे लड़ना, बस ये लड़ना चाहता है, ये बस मुझे बचाना चाहता है ना। ये बस बोलता है कि यार मैं वो दोस्त हूँ जो मैं लड़ूंगा, मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा या कैसे लड़ना है, बस मैं तेरे साथ लड़ूंगा। तो इसको कोई स्पेसिफिक जो है नहीं पता है कि किसके साथ कैसे लड़ना है, बस लड़ता है, हमें बचाने की कोशिश करता है, यानी कि ये नॉन स्पेसिफिक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास प्रीवियस एनकाउंटर का मेमोरी नहीं है। ये भी हम लोग समझते हैं क्यों। नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर्स। वहीं पर जो मेरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक होता है क्यों? क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है प्रीवियस एनकाउंटर्स की, कि जब भाई पिछली बार ये पैथोजन मेरे बॉडी में आया था तो इसने बहुत प्रॉब्लम की थी। मैंने इससे ऐसे अलग 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 तरीकों से लड़ने की कोशिश की थी, लास्ट में ये वाला तरीका काम किया था, तो मैंने अपने डाटाबेस में ना स्टोर कर रखा है कि अगली बार जब ये पैथोजन आए तो इसके साथ तो ऐसे ही लड़ना है, इसको तो ऐसे ही हरा। तो जो मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, वो मेमोरी बना के रखती है प्रीवियस एनकाउंटर की, ताकि अगली बार अगर सेम पैथोजन आए तो हमें पता हो स्पेसिफिकली इसके साथ लड़ना है। यानी कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, उसके पास मेमोरी है प्रीवियस एनकाउंटर्स की। बट मेरी जो इननेट इम्यूनिटी, जो मेरी नेचुरल इम्यूनिटी है, वो नॉन स्पेसिफिक। अब दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारी इननेट इम्यूनिटी के बारे में, नेचुरल इम्यूनिटी जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
अब देखिए जो हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, सबसे पहली बात तो प्रेजेंट फ्रॉम और सिंस बर्थ है, तो हमें मिली कहाँ से होगी, हमारे पेरेंट्स से मिली है, इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। अब ये बर्थ से लेकर ऐसा नहीं है कि बर्थ हुआ और उसके बाद खत्म हो गई, बर्थ से लेकर लाइफ टाइम प्रेजेंट रहती है। अब ये इम्यूनिटी जो है हमें बचा कैसे रखिए डिजीज से। देखिए ये जो इम्यूनिटी है हमारी इन्नीट इम्यूनिटी है, ये ना हमें डिफरेंट बैरियर्स प्रोवाइड करती है, जो हमें लड़ने देता है इन पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, हमारे बॉडी में आने वाली फॉरेन बॉडी से। तो ये अलग अलग बैरियर्स के बेसिस पे काम करता है। हम लोग ना इसमें 4 बैरियर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले वह हमारे पास बैरियर आता है हमारा फिजिकल, जिसमें हमारा स्किन हो, हमारा म्यूकस की कोटिंग हो, हमारा म्यूकस की कोटिंग हो गया कहाँ का, हमारा एपिथेलियम लाइनिंग जो है हमारी, जो हमारी एपिथेलियम लाइनिंग है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम की जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके जो म्यूकस, तो 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो स्किन हो गया, एक हो गया म्यूकस कोटिंग हो गया एपिथेलियम। तो ये लड़ कैसे, देखिए सबसे पहले तो ना ये एक फिजिकल मैकेनिकल बैरियर जो है हमें वो प्रोवाइड कर रही है, बाहर से माइक्रोब्स को कोशिश कर रही है कि अंदर ही ना घुसा जाए, है ना। तो सबसे पहले तो ये एक मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड कर रही है कि पैथोजन की एंट्री ही नहीं करनी देनी है, मैकेनिकल बैरियर। और दूसरा जैसे म्यूकस की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये कोशिश करता है माइक्रोब्स को वहीं पकड़ लो, ट्रैप कर लो, बॉडी के अंदर जो है ज्यादा घुसने ही नहीं देना अंदर तक, ट्रैप करने की कोशिश करता है, ट्रैप माइक्रोब्स एंटरिंग आवर। ये हो गया हमारा पहला बैरियर, फिजिकल बैरियर। अगर मैं बात करूं दूसरे बैरियर की, वो है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे हमारे सलाइवा हो गया हमारे माउथ में, हमारी स्टमक में एसिड हो गया HCl हो गया, हमारे टीयर्स हो गए आईज से, जो हमारा सलाइवा है टीयर्स है, इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन बैक्टीरिया को बाहर के बाहर ही मारने की कोशिश करते हैं। भाई हमारा सलाइवा हो गया माउथ में, हमारे टीयर्स हो गए आंखों से, हमारी HCl हो गया स्टमक में, और इन दोनों में तो हमने बोला कि लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ये काम कैसे कर रही है, बोले माइक्रोब्स को ग्रो ही नहीं करने दे रही, सीधा सा है, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर मैं थर्ड बैरियर की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई हमारी बॉडी में मिलने वाले टाइप ऑफ WBC। देखिए हमारे पास ना बहुत सारे WBC होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हो गई, या फिर मैं बोलूँ हमारी पोलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स हो गई, हमारी बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना, मेरी मोनोसाइट्स हो गई। ये करती क्या है, या फिर ये तो गई ब्लड की, टिश्यू वाली हमारी जो सेल्स हैं, टिश्यू में हमें सेलुलर बैरियर प्रोवाइड कर रही है, हमारी मैक्रोफेजेस हो गई। ये करती क्या है, ये फैगोसाइटोसिस करती है, खा जाती। अगर किसी तरह फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर को पास करके वो माइक्रोब जो है पहुंच गया टिश्यू में, ब्लड में, वहां पर ये किसी तरह हमारा माइक्रोब जो है हमारे ब्लड में टिश्यू में पहुंच गया, तो वहां पर ये होगी और ये कोशिश करेगी कि उसको खा जाए, फैगोसाइटोसिस कर। ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और सेल होती है हमारी NK सेल, हमारी नेचुरल किलर सेल्स।
ये जो है फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं, ये नॉन फैगोसाइटोसिस सेल होती है। ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगी, जैसे कि परफोरिन्स हो। परफोरिन्स करते हैं क्या है, एक बैक्टीरिया है, उसकी जो वॉल्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें ना होल बना, पोर्स बना। अब पोर्स बन गए तो वहां पर जो हमारा बाहर जो लिक्विड पार्ट है बॉडी में, फॉर एग्जांपल हम वहां पर बात करें कि कोई भी लिक्विड पार्ट ले लेते हैं अभी समझने के लिए कि भाई वो उसकी जो बॉडी है बैक्टीरिया की, उसके अंदर एंटर करेगा उन पोर्स के थ्रू। तो जो सेल है वो स्वेल होती है, स्वेल होती है, स्वेल, और आफ्टर इस टाइम जब उसका जो कैपेसिटी था वो क्रॉस हो जाएगा और वो फट जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम लोग बोलते हैं एक तो हो गया फैगोसाइटोसिस, और ये फंक्शन कैसे प्रोवाइड कर रही है, बोले ये डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रोब्स को। ठीक है, फिर चौथा हमारे पास जो बैरियर है वो है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स, जिन यहाँ पर एक हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस कैसे काम, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ हमारी सेल के अंदर, ठीक है, जो वायरस अफेक्टेड जो सेल्स है, इन्फेक्टेड सेल्स जो है, वो एक साइटोकाइन जो है वो रिलीज करती है, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन जो है आसपास की जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको जाकर प्रिवेंट करेगा वायरल इन्फेक्शन से, उनको बताएगा कि भाई एक तो इससे थोड़ा सा दूर रहना है, और ये कोई प्रॉब्लम में है भाई, हमारी जो है हमारी नेचुरल किलर सेल्स और अदर जो हमारी सेल्स हैं जो हमें फैगोसाइटोसिस भी करवा रही, बोले उनको बुलाओ यार, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि अपनी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को जो है वो बचाने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइन, जिसको हम बोले इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन्स जो है कुछ नहीं है, हमारे पास सिक्रेटेड प्रोटीन्स ही हैं। इंटरफेरॉन्स के बारे में एक जो खास बात है, इंटरफेरॉन्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक, नॉट वायरस स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि एक वायरस जो है किसी भी स्पीशीज में चला जाए सेम टाइप ऑफ इंटरफेरॉन रिलीज हो रहा है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, वायरस स्पेसिफिक होता है। तो जो हमारा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स थे, उन्होंने हमारी बॉडी के डिफेंस में सबसे पहली लाइन ली कि भाई या तो अंदर ही ना आने दो यार इनको, ठीक है, कोशिश करो बाहर की बाहर ही मार। फिर हमारा सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर जो है उसने हमारी बॉडी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दी, चलो यार किसी तरह फर्स्ट लाइन क्रॉस करके आ गया, अब इनको खत्म कर दो। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करी हमारी सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। ये था हमारी इननेट इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। देखिए, हमने बोला था एक तो ये एक्वायर करी जा रही है आफ्टर बर्थ, सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं है, आफ्टर बर्थ जो लाइफ टाइम है हमारा, उसमें हम लोग जो है इसको एक्वायर कर रहे हैं। ये प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को थर्ड लाइन ऑफ। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी चलता कैसे, बोले स्पेसिफिक है ये, ठीक है, और मीडिएट किया जाता है एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट्स या फिर दोनों की हेल्प से। यहाँ पे हम लोग दो सेल्स पढ़ने वाले हैं, बेसिस ऑफ इम्यूनिटी जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेसिस है वो है हमारे पास हमारे बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। इस इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे सबसे पहला है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके पास ना एक एबिलिटी होती है, ये वेरियस वेरियस पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है, स्पेसिफिकली किससे कैसे लड़ना है वो डिसाइड कर सकती है। दूसरा, डाइवर्सिटी। अब अलग अलग पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल से इसको लड़ना है, पहचानना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें बहुत सी डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके हैं इसके पास। जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं ना एंटीबॉडी मीडिएटेड है ना, तो अलग अलग एंटीबॉडीज हैं, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पैथोजन और एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनाई जाती है, बहुत वैरायटी है हमारे पास, डाइवर्सिटी। तीसरा, डिस्क्रिमिनेशन। किस में डिस्क्रिमिनेशन, बोले सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन, कि कौन सा एंटीजन या फिर कौन सा प्रोटीन जो है मेरी बॉडी का खुद का है कि इसको नहीं मारना है, ये नॉन सेल्फ वाला जो बाहर से आया फॉरेन वाला है उसको मारना है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट भी मुझे लगता है, मेमोरी ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर, कि भाई पिछली बार जब ये आया था लास्ट में इससे हम लोग ऐसे जीते थे,
और मैंने मेमोरी बना के स्टोर कर रखी है कि भाई अब इससे ऐसे ही करना है। अगर हम लोग बात करें कि भाई हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आता कैसे है, बोल देखो अगर मैं इम्यून रिस्पॉन्स की मैं बात करूं तो हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। इधर मैं बना लेता हूँ मेरा इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। वाई एक्सिस पे मेरा इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी का टाइटर कितना है यानी कि अमाउंट कितना है, इधर मैं लिख लेता हूँ टाइम, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है अभी तक कोई पैथोजन नहीं आया था, ठीक है। सबसे पहला एक्सपोजर हुआ यहाँ पर एंटीजन के साथ किसी भी फॉरेन, थोड़ी सी एंटीबॉडीज बढ़ी उसके साथ लड़ने की कोशिश करी, ठीक है। वो बॉडी ने किसी तरह खुद को बचा लिया, ठीक है। फिर वही सेम एंटीजन जो है जो फॉरेन मॉलिक्यूल है वो दोबारा आया सेम, ठीक है। इस बार जो है हमारे पास एंटीबॉडीज भी हाई अमाउंट में मिलती है, ठीक है। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है ऐसे हाई दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि पुराने वाले से प्रीवियस एनकाउंटर से सीखा ना, प्रीवियस एनकाउंटर की मेमोरी है। तो फर्स्ट एक्सपोजर जब हुआ इसको, वहां पर जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आया उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो सेकेंड टाइम आया उसको हम लोग बोलते हैं बूस्टर और सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्स कब आया, जब हमारे पास फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था पैथोजन के साथ। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कब हुआ, जब सब्सिक्वेंट और सेकेंड टाइम और या फिर उसके बाद यानी कि फर्स्ट टाइम के बाद विद सेम एंटीजन और पैथोजन, तब आया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम लोगों ने एम एनिमिस्टिक रिस्पॉन्स भी बोला। हमने बोला था कि प्राइमरी वाला थोड़ा सा स्लो था और लो इंटेंसिटी में था, वहीं पे सेकेंडरी वाला हमारा जो था फास्ट था एंड हाई इंटेंसिटी के साथ था। यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स ने हेल्प किया मेमोरी बनाने में, और सेकंड वाले ने उसी मेमोरी का जो है वहां पर यूज करके एक हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स दिया कि भाई यहाँ पर जो है मेरे पास पहली बार एक्सपोजर हुआ एंटीजन के साथ किसी भी पैथोजन के साथ, थोड़ा सा लो आया, ठीक है, और स्लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स आया। वहीं पे सेम पैथोजन जब दूसरी बार आया तो फर्स्ट वाले के बाद हमारी बॉडी ने मेमोरी बना के रख ली थी, एक फास्ट एंड हाई रिस्पॉन्स आया सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जिसको हम लोगों ने बूस्टर रिस्पॉन्स। तो ये था हमारा बेसिक इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, है ना। मेरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम लोग ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो मेरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी है इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पर जो है एंटीबॉडीज क्रिएट करती है बी सेल्स, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व कौन सी होंगी, बी सेल्स। वहीं पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी सेल्स है, वो जो प्रोवाइड करती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे डिफरेंस तो सर ये बी सेल्स टी सेल्स हैं क्या, तो देखो दोनों है, तो हमारे पास लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स को ही मैं बी सेल बोल रहा हूँ, टी लिम्फोसाइट्स को मैं टी सेल बोल रहा हूँ। दोनों बनती तो बोन मैरो में ही है, बट मैच्योर कहाँ पर हो रही है, बी सेल्स जो है वो बनती भी बोन मैरो में है, मैच्योर भी बोन मैरो में हो रही है, वहां से इसका नाम हम लोगों ने दिया बी सेल्स। टी सेल्स जो है बनती तो बोन मैरो में है बट मैच्योर जो है हमारे थाइमस में होती है, वहां से इसका नाम आया टी सेल। देखिए बी सेल्स की हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है किससे हो रहा है, हमारे एंटीबॉडी से हो रहा है, तो मैं इसका दूसरा नाम भी दे देता हूँ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम किन से रेगुलेट करा जा रहा है? रेगुलेटेड बाय बी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स जो है यही हमारे पास जो है एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती हैं, प्रोड्यूस करती। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम चला किससे? बी सेल से, क्योंकि उन्होंने ही तो एंटीबॉडी प्रोवाइड करी है हमारे पास। फिर ये एंटीबॉडी है क्या, एंटीजन है क्या, है ना, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। देखिए, एंटीजन हम किसको बोल रहे हैं? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस और पार्टिकल जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू करवा दे। एनी फॉरेन सब्सटेंस or particle which stimulate antibody production। उनको हम लोग बोलते हैं एंटीजेंस। अब ये फॉरेन सब्सटेंस या फिर पार्टिकल्स जो हैं, ये कोई टॉक्सिन हो सकता है, ये कोई कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जो बाहर से आ रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का कोई पॉलीसेकेराइड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या फिर वहां का कोई भी प्रोटीन हो सकता है जो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। अगर ये जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवा रहा है तो हम इसको बोलते हैं एंटीजन। अब एंटीजन में ही हमें एक चीज और पढ़नी है, एपिटोप, यानी कि वो पार्ट और कंपोनेंट ऑफ एंटीजन जो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, यानी कि वो पार्ट ऑफ एंटीजन जिसके पास एंटीबॉडी बाइंड करने के लिए जगह है। whose binding part of antigen who have binding site on antibody, या फिर ये भी बोल सकता हूँ whose binding site is present on antibody, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन के जिस पार्ट से बाइंड कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं एपिटोप, और इसी को ही हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एंटीजन जो है ये भी दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। हमने जब ऊपर भी बोला था कि भाई डिफरेंशिएट कर पा रही है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन में हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है। तो एक तो एंटीजन हो गए मेरे सेल्फ एंटीजन जो मेरी बॉडी के ऊपर खुद प्रेजेंट है, जो मेरी खुद की बॉडीज के हैं, बॉडीज की खुद की सेल्स हो गई या उनके ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स हो गए, हमारे पॉलीसेकेराइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ये कहां पर, दूसरे वाले जो है वो कहां पर है? नॉन सेल्फ वाले, जो कि फॉरेन सेल से आ रहे हैं, बाहर से आने वाली सेल्स से आ रहे हैं, भले उनके ऊपर एक्सप्रेस प्रोटीन्स है, भले कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है, टॉक्सिन्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये तो हमने बात कर ली एंटीजन की। फिर आता है कि सर ये एंटीबॉडी भी एक नाम आ रहा है बार बार की, एंटीबॉडी क्या है? तो देखो ये एंटीबॉडीज जो है ये जो है स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटीजन के रिस्पॉन्स। हमें अभी कंप्लीट इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है एंटीबॉडीज का, ठीक है। फिर हम लोग ने बोला था कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? बी सेल्स ना, कि भाई ये कैसे, मतलब क्या वहां पे उसको जो है एक सिग्नल मिल रहा है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का। बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए हमारे पास हमारी एक बी सेल है, ये बाहर से कोई भी फॉरेन जो है मॉलिक्यूल आया हमारे पास, ठीक है, जिसकी एक एंटीजन की तरह काम, ये जाकर यहाँ पर जो नॉर्मली प्रेजेंट बी सेल्स है एंटीबॉडीज जो है उसके ऊपर बाइंड किया। इससे एंटीबॉडीज को एक सिग्नल मिला, यानी कि मैं बोलूं अपॉन एक्सपोजर, जब एक्सपोजर हुआ एंटीजन के साथ, ऑन अपॉन एक्सपोजर विद एंटीजन, बी सेल्स जो है खुद को डिफरेंशिएट कर देंगी और दो टाइप बनाएंगी।
एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल और अफेक्टर बी सेल। जो हमारा सबसे मेन काम था बी सेल का, वो कर रही हैं क्या, बोले एंटीबॉडीज सिक्रिएट कर रही हैं। ये जो हमारी एंटीबॉडीज हैं ये सिक्रिएट करी जा रही हैं। तो बी सेल्स में भी स्पेसिफिकली प्लाज्मा बी सेल्स और अफेक्टर बी सेल जो है एंटीबॉडी सिक्रिएट करती हैं। दूसरी जो है हमारे पास है मेमोरी बी सेल्स। इनको जो है फ्यूचर के लिए स्टोर कर लिया जाता है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे पास हमें फास्ट और हाई इंटेंसिटी वाला इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेमोरी थी। मेमोरी किस फॉर्म में स्टोर थी? मेमोरी बी सेल्स की। अब ये जो एंटीबॉडी भी सिक्रिएट हो गई। अब हम लोग एंटीबॉडी के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडीज जो है हम लोग इनको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। कब प्रोड्यूस करी जाती है? प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन और एंटीजन, जो भी हमारी बॉडी में बाहर से आ रहा है उसके रिस्पॉन्स। ठीक है। एंटीबॉडीज जो है हम लोगों ने बोला था प्रोटीन्स है, तो प्रोटीनेशियस है इन नेचर, जो है प्रोटीनेशियस। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ठीक है। अगर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो देखिए एंटीबॉडी में जो है हमारे पास सबसे पहले मेरे पास दो चीज है, दो टाइप की चेन है। एक ये इसको हम लोग बोल रहे हैं हैवी चेन है, एक ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं हैवी चेन, एक ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं लाइट चेन। सेम कलर से रख देते हैं। ये छोटी वाली लाइट चेन। टोटल मेरे पास दो हैवी चेन है, एक सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में दो लाइट चेन है। और हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत सारे सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस वाले डायग्राम में हम लोगों ने ब्राउन कलर से बनाई है अपनी दोनों हैवी चेन्स। ठीक है। ग्रीन कलर से बनाई है हम लोगों ने दोनों लाइट चेन। और बहुत सारे आपस में इनको जोड़ने के लिए हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हैं, जो कि प्रोटीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये तो हमारे जो दो चेन्स हो गई, दो हैवी दो लाइट, बोल रहा है कि ये वाला पार्ट जहां पर एंटीजन का एपिटोप आकर बाइंड करता। हमने बोला था ना एपिटोप क्या है, हमने बोला था कि एपिटोप जो है एंटीजन का वो वाला कंपोनेंट और पार्ट है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, यानी कि एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगी एंटीजन से, जिस पार्ट से उसको हम बोलते हैं एपिटोप। कि वो वाला रीजन एंटीबॉडी का जो एपिटोप से बाइंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है उसको हम बोलते हैं पैराटोप। अब किसी भी प्रोटीन में एक एन टर्मिनल होता है, नाइट्रोजन टर्मिनल, जहां पर हमारे पास फ्री NH2 ग्रुप है। एक होता है हमारा सी टर्मिनल, COH ग्रुप है। तो हमारे पास जो हमारा पैराटोप जो है हमें हमारे एन टर्मिनल की साइड मिलेगा। और ये दोनों से मिलकर बना है हैवी चेन एंड लाइट चेन। रेड कलर का हम लोगों ने एंटीजन दिखाया है जहां पर बाइंड किया, ये ब्लू वाला रीजन इसको हम लोगों ने बोला था पैराटोप। एंटीजन का जो एपिटोप है जहां पे बाइंड किया उस वाले रीजन को हम लोगों ने बोला पैराटोप। तो पैराटोप जो है दोनों हैवी चेन एंड लाइट चेन बना रही है, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप ऑफ चेन बना रही है, दोनों बना रही है। इसलिए तो हमारी एंटीबॉडी जो है ना इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। वो वाला फ्रेगमेंट जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग FCB बोलते हैं, कांस्टेंट फ्रेगमेंट्स। एंड एक वो वाला रीजन जो कि कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, जिसको हम लोगों ने बोलता पैराटोप। उस वाले फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं FAB, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, यानी कि हमारा पैराटोप। क्यों? कि बहुत सारे एंटीजन हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन है। तो पैराटोप भी सब एपिटोप से बाइंड करने के लिए अलग अलग होना चाहिए ना, तो बहुत वेरिएबल है। तो हम लोगों ने बोला
स्टार्टिंग में ही कि भाई हमारी जो ये एंटीबॉडी है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। टोटल हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट H2L2 से भी कर सकते हैं। H2 मतलब 2 हैवी चेन, L2 मतलब 2 लाइट। फिर हमारा जो हम बात करें ईच हैवी फ्रेगमेंट और चेन की, जो हमारी हर एक हैवी चेन जो है उसका नियरली वेट होता है 50 किलो डाल्टन मोलिकुलर वेट। वहीं पे जो हमारी लाइट चेन है, एक का होता है हमारे पास नियरली 25 किलो डाल्टन। तो हमारे पास 2 हैवी है यानी कि टोटल 100 नियरली, 2 लाइट है तो मतलब नियरली 50, एंड 2 हैवी एंड 2 लाइट से मिलकर हम लोगों ने बनाया हमारा एक प्रोटीन, यानी कि एक एंटीबॉडी। प्रोटीन बोलने वाला एक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर, यानी कि नियरली 150 किलो डाल्टन का। ठीक है। फिर देखिए एंटीबॉडीज के बारे में ना हम लोगों ने इनको बोला था कि एंटीबॉडीज को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन से बोल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल एंटीबॉडीज आर immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. देखिए ऐसे समझते हैं हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये प्रोटीन्स है कुछ, ठीक है। ये जो है हमारे पास एंटीबॉडीज भी जो है इन्हीं के अंडर, इन्हीं की एक कैटेगरी। बट हमारे पास अदर इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे कि बी सेल के अलग दूसरे रिसेप्टर्स हो गए, है ना, वो भी इम्यूनोग्लोबुलिन है पर एंटीबॉडीज नहीं, है ना। तो हमारे पास जो हर एक एंटीबॉडीज जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, पर हमारे पास और इम्यूनोग्लोबुलिन भी जैसे बी सेल रिसेप्टर हो गए, वो एंटीबॉडी नहीं। तो ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है हमारे पास हमारी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर, बी सेल्स के ऊपर बाउंड भी मिल सकती है। एंटीबॉडीज कैन बी बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन, या फिर वो जो है हमें फ्री भी मिल सकती है और रिमेन फ्री, ठीक है। प्रोड्यूस किसने करी एंटीबॉडीज? हमारी बी सेल्स। तो हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम लोगों ने ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी बोला है, वो काम किस सेल्स के थ्रू कर रहा है? मेनली हमारे पास हमारी बी सेल्स के थ्रू। तो मैं बोलता हूं कि रेगुलेट कौन कर रहा है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को? हमारी बी लिम्फोसाइट्स, हमारी बी सेल। अब देखिए हमारे पास एंटीबॉडीज जो है वो भी 5 टाइप की होती है। सबसे पहले है मेरे पास IgG, जिसको IG मतलब गामा। सबसे ज्यादा हमारे पास हमारे ब्लड में यही है, मोस्ट अबंडेंट है, नियरली 80% होती है, ठीक है। ये हमें बचाती है बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट, मेजरली प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। साथ में IgG की एक और खास बात है जो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं कि इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि सिर्फ 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था बस वो ही है, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है। और हर एक एंटीबॉडी में सिंगल मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 पैरेट। तो IgG में कितने हुए? 2 पैरेट। दूसरे हमारे पास IG अल्फा, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट हमारे पास जो है हमारी है IG अल्फा, IgA, नियरली 10 to 15% है। ये प्रेजेंट होती है हमारी सिक्रीशंस में, जैसे कि हमारे टीयर्स हो गए, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हो गई हमारी। और यही सब हमने हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में
भी पढ़े थे हम लोगों ने, म्यूकोजा की बात करी थी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी, सॉरी एपिथेलियम की, है ना। म्यूकोजल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड हमें कौन करता है, आईजीए। अब एक और खास बात अगेन जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ी, ये हमारे कोलेस्ट्रम में भी प्रेजेंट होती है। जो मदर मिल्क होता है इसका, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वहां पर आईजीए जो है हमें मदर से मिलती है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मेरे पास डायमेरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे पास हमारी दो एंटीबॉडीज जो है वो साथ में जुड़ी। डायमेरिक स्ट्रक्चर, तो कितने पैराटोप हो गए, एक में दो होते हैं, डाइमर में तो दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने एंटीबॉडी में, तो कितने हो गए, चार। तीसरी हमारे पास आईजी म्यू, ये होती है 5 to 10%, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में सिक्रीट करी जाती है ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम लोग लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, 5 एंटीबॉडीज वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, 5 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि टोटल कितने पैराटोप हो गए, 10, है ना। चौथी टाइप की है हमारे पास आईजीई, जिसको हम लोग एप्सिलॉन वाली इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट में बात करूं तो लेस देन 1% है, सबसे कम है यही हमारे पास हमारे में, ठीक है। इसका काम होता है एलर्जिक रिएक्शंस एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। साथ में ये हमें पैरासिटिक वोम वाले इन्फेक्शन से भी बचाती है, पैरासिटिक वर्म्स वाले इन्फेक्शन से बचाती है। मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, वही सिंपल एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वही दो पैराटोप। पांचवी हमारे पास आईजी डेल्टा, ये भी लेस देन 1% ही है हमारे पास, ठीक है, ये भी लीस्ट ही है। इसका काम क्या है, एक तो ना ये हेल्प करती है बी सेल्स को, ठीक है, मैच्योर बी सेल्स को बोन मैरो से निकलने में। भाई मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, दो ही पैराटोप। ये हो गई हमारी टाइप ऑफ एंटीबॉडी और हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अगर हम लोग हमारे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की बात करें तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम किससे रेगुलेट करा जाता है, रेगुलेटेड बाय टी सेल्स, वो वाली लिम्फोसाइट्स जो बन तो बोन मैरो में रही है बट मैच्योर कहाँ पे हो रही है, थाइमस। अब टी सेल जो है इसके भी हम लोग 4 टाइप पढ़ते हैं। पहला है हेल्पर टी सेल, अब नाम से ही पता चल रहा है क्या काम है, हेल्प करना, ठीक है। कैसे, ये ना कुछ केमिकल से सिक्रेट करती हैं, किसकी हेल्प करती है, ये सिग्नल करते हैं केमिकल्स बी सेल्स, सिग्नल्स बी सेल्स को कि भाई डिफरेंशिएट हो जाओ, ये एंटीजन आ गया है, ठीक है। और साथ में इसका एक और काम है, ये एनहेंस करती है एक्टिविटी ऑफ हमारी टीसी सेल्स। ये टीसी सेल्स क्या है, टीसी सेल्स है हमारी साइटोटॉक्सिक्स, जिनको हम लोग टीके सेल्स भी बोलते हैं, किलर टी सेल्स। ये जो है डायरेक्टली पैथोजन को मार सकते हैं। अब टीएच सेल्स को हम लोग CD4 रिसेप्टर वाली सेल्स भी बोलते हैं, CD मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स को हम लोग CD8 सेल्स भी बोलते हैं। चौथी है हमारे, सॉरी तीसरी हमारे पास सप्रेसर टी सेल, जिनको मैं रेगुलेटरी टी सेल्स भी बोलता हूं। इनका काम क्या है,
टी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कराना, टीएच और टी सेल्स की, कि भाई तुम लोगों को इस लेवल से आगे नहीं बढ़ना है, सप्रेस करके रखती है, कंट्रोल में रखती है, सप्रेस टीएच एंड टीसी सेल्स फॉर रेगुलेटेड एक्टिविटी, इसलिए हम लोग इनको रेगुलेटरी सेल्स या फिर सप्रेसर टी सेल्स भी बोलते हैं। चौथी है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी का काम तो फ्यूचर के लिए ना, स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। ये हो गया हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, जो कि हमारे रेगुलेट करा जा रहा है टी सेल से। हमने चारों टाइप ऑफ टी सेल्स देखिए। फिर अगेन इम्यूनिटी को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव। ऐसे समझिए हम लोग, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जब मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा हो, मेरी सेल्स जो है खुद से एंटीबॉडीज बना रही हो, है ना। तो जो मेरा पर्सन का, मैं किसी का भी मैं बोल देता हूँ, पर्सन्स ओन इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडी बनाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं टी सेल्स की बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है पैसिव में जो है हमारा इम्यून सिस्टम कोई काम ही नहीं कर रहा है, हम लोगों ने सीधा रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दिए हैं लड़ने के लिए, जाओ भाई ऐश करो, लड़ लो। डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट कर दिए हमने किसी भी पर्सन में, उस वाले को बोलते हैं पैसिव। ठीक है। अब एक्टिव वाला जो है इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्लो होता है बट लंबा चलता है। यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज आई है, वो वाला प्रोसेस वाला स्टेप स्किप ही कर दिया, एंटीबॉडी बनाने वाला, पहचानने वाला, बनाने वाला। तो फास्ट रिस्पॉन्स बट थोड़े टाइम के लिए है। जैसे कि हमारे पास जो है, मान लो स्नेक ने काटा है, हम लोग जाते हैं सीधा, हमें एंटी वेनम का सीरम का जो है इंजेक्शन दिया जाता है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है अगेंस्ट वेनम ऑफ स्नेक, है ना, लड़ने के लिए। अब वहीं पर जो है एकदम से फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है बट थोड़े टाइम के लिए रहता है। दूसरी बार जब स्नेक काटता है हमें फिर से जाके लेना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मतलब पुराने वाले का कोई मेमोरी नहीं है, सीधा बना बनाया एंटीबॉडी दिया था, बी सेल्स डिफरेंशिएट ही नहीं करवाई थी, नो मेमोरी सेल्स फॉर्म्ड। बट यहीं पर एक्टिव वाला जो है हमारा लॉन्ग लास्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमने मेमोरी सेल्स बना के फॉर्म स्टोर कर ली थी। देखिए एक्टिव एंड पैसिव दोनों को ना मैं दो क्राइटेरिया में डिवाइड करता हूँ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में किसको बोल रहा हूँ? जब इंडिविजुअल में जो है पैथोजन जो है नेचुरली आ रहा हो, तो जो इंडिविजुअल है comes in contact with पैथोजन नेचुरल, मतलब बाहर से कोई भी जबरदस्त का इंटरफेरेंस नहीं है, एंड उसके बाद एंटीबॉडीज बना दे, एंटीबॉडीज खुद बना रही है, तो वहां पर हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है, और वो सब कुछ जो प्रोसेस है नेचुरली चल रहा है, नेचुरल एक्टिव। बट क्या हो कि मैं एंटीजेंस को, जो पैथोजेंस को है, जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करवा दो बॉडी में, ठीक है, एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी। जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन में करते हैं कि भाई एंटीजन मैंने डाला है, इंट्रोड्यूस कराया बॉडी में, नेचुरली नहीं आया है, इसलिए आर्टिफिशियल वर्ड लगाया। बट उस एंटीजन के अगेंस्ट मेरी बॉडी की इम्यून सेल्स एंटीबॉडी खुद से बना रही है, मेमोरी सेल्स बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी, तो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। वहीं पे अगर मैं पैसिव इम्यूनिटी में बात करूं, अब वो नेचुरल बोलना है और पैसिव भी बोलना है। बोले ये कैसे होगा यार? बोले पैसिव इम्यूनिटी का मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी मिली हो, पर नेचुरल जो है वहां पर हम लोगों ने लिविंग बॉडी के अंदर बनाई हो, जैसे कि हमारी मदर से मिलने वाली एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, आईजीजी हमें मिली थ्रू प्लेसेंटा, मदर के अंदर तो नेचुरली बनी। आईजीए हमें मिली कोलेस्ट्रम से। अब हमारे लिए तो जो है आईजीजी एंड आईजीए जो है पैसिव इम्यूनिटी है,
बट बनी मदर की बॉडी में नेचुरली है ना। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो आईजीजी एंड आईजीए के बारे में जब हम एक बात और बोलते हैं कि आईजीजी जो प्लेजेंटा से आ रही, आईजीए जो कोलेस्ट्रम से आ रही है, प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आ गया जब ऐसे बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो पेशेंट को दे दी जाए। जैसे हमने सांप वाले एग्जांपल से समझा था, हमारे पास हमारा एंटी वेनम हो गया, हम लोग टेटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं, एंटी टेटनस वाले, है ना, एंटी टेटनस वाले हो गए, और भी बहुत सारे होते जब बनी बनाई थी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में, हम लोगों ने ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा, एंटीजन के बारे में पढ़ा, बी सेल्स के बारे में पढ़ा, टी सेल्स के बारे में पढ़ा, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। एक्टिव एंड पैसिव को फिर हम लोगों ने फर्दर नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में डिवाइड। तो ये था हमारा कंप्लीट इम्यूनिटी के बारे में। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे क्लास नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, अगेन उसका लिंक भी इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।